ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार यानी कि मानव प्रजातियों का जो किया जाता है वर्गीकरण, उसके आधार क्या है, यानी कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो मुख्य रूप से मानव शरीर के सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही हम इन मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं और ये शरीर के अदृश्य आंतरिक गुणों तथा विशिष्टताओं का परिणाम शरीर के बाह्य लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। तो इन्हीं शारीरिक लक्षणों के आधार पर जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, उन्हीं शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम मानव की विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा ग्रंथि रस के विकास में भिन्नता के कारण मानव शरीर की जो कद है, जिसे हम लंबाई भी कहते हैं, कद या लंबाई, नाक, केस की बनावट और मुख की आकृति इत्यादि में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि ये जो मानव शरीर के जो कद है या उनकी नाक है या बालों की बनावट और मुखाकृति है, उसमें भिन्नता का जो प्रमुख कारण है यह है ग्रंथि रस के कारण ही मानव के इन विभिन्न शारीरिक लक्षणों में मुख्य रूप से असमानता पाई जाती है। अलग अलग मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षण भी हमें अलग अलग ही दिखाई देते हैं और कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमें अलग अलग प्रजातियों के एकदम अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कभी कभी हमें एक ही विशिष्ट लक्षण एक से अधिक प्रजातियों में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रजाति में एक विशेष दायरे के अंदर ही शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं और दूसरी प्रजाति में एक निश्चित रूप से ये पाई जाती है, पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ शारीरिक लक्षण ऐसे भी होते हैं जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में उनमें समानता भी हमें देखने को मिल सकती है। और यह भी पाया गया है कि एक ही प्रजाति के किसी एक विशिष्ट लक्षण में भी पर्याप्त असमानता या भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इसलिए मानव प्रजातियों का जो किया जाता है वर्गीकरण, उसका मुख्य आधार है मानव की शारीरिक विशेषताएं या कि मानव के शारीरिक जो लक्षण हैं, उन्हीं के आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में जो हम सबसे पहला मानव शरीर का ये लेते लक्षण या मानव शरीर की जो लेते विशेषता, वह है शरीर का कद। मानव शरीर के बाह्य लक्षणों में हमें सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है, वह है मानव का कद। शरीर की ऊंचाई में पैतृक गुण, अवस्था, स्वास्थ्य तथा भोजन के साथ साथ जलवायु का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। मतलब मानव के जो शरीर के कद की लंबाई है, उसमें पैतृक गुण, उसकी आयु, स्वास्थ्य और भोजन के साथ साथ जलवायु के आधार पर भी मानव शरीर के कद में है ये पर्याप्त असमानता में देखने को मिलती है। इसके अलावा शरीर का कद प्रजातियों के वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग मानव प्रजातियों में समान कद के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। ये आयु और लिंग के अनुसार भी मानव के कद में असमानता या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। विभिन्न समूह के पुरुषों का जो कद है, यानी कि जितनी भी मानव प्रजातियां वर्तमान में विश्व में पाई जाती है, उनका जो सामान्यतः कद है ये 142 सेंटीमीटर से लेकर के 191 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। ये है सामान्य रूप से जितनी भी मानव प्रजातियां पाई जाती है उनकी कद की जो औसत लंबाई है ये 142 सेंटीमीटर से 191 सेंटीमीटर के बीच में है। जबकि समस्त मानव प्रजातियों की जो औसत लंबाई है, एवरेज, यदि हम समस्त जितनी भी वर्तमान में जितनी भी मानव प्रजातियां पाई जाती है
उन सभी मानव प्रजातियों की जो औसत लंबाई है ये हम मानते हैं 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक प्रसिद्ध विद्वान है हेडनबर्ग ने मानव शरीर के कद को कुल मिलाकर के 5 भागों में उन्होंने किया है विभाजित, जिसमें पहला जो कद है ये कद की उन्होंने सेंटीमीटर में लंबाई के आधार पर ये 5 विभाजन किए हैं। बहुत छोटा कद, इस कद में उन लोगों को शामिल किया जिनका कद 146 सेंटीमीटर से कम है। छोटा कद, इसमें उन मानव प्रजातियों को शामिल किया जिनका कद 146 से 156 सेंटीमीटर के बीच में है। मध्यम कद में वे लोग शामिल है जिनका कद है ये 156 से 165 सेंटीमीटर के बीच में। लंबा कद में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिसका कद 165 से 169 सेंटीमीटर के बीच में है। और सबसे लंबा कद यानी कि बहुत लंबा कद में उन मानव प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका कद 169 सेंटीमीटर या इससे अधिक है। ये जो कद का वर्गीकरण किया है ये किया है हेडनबर्ग ने। तो ये हुई शरीर के कद की लंबाई। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो पहला प्रमुख आधार है वह है शरीर का कद। इसके अलावा जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का दूसरा प्रमुख आधार है इसे हम कहते हैं सिर या कपाल का आकार। मनुष्य के शारीरिक बनावट में सिर की आकृति अपेक्षाकृत हमें स्थायी देखने को मिलती है, यानी कि सिर की आकृति या कपाल का आकार एक ऐसा शारीरिक लक्षण है जिसमें काफ़ी स्थायित्व हमें देखने को मिलता है और इसमें बहुत ही कम परिवर्तन भी मिलता है। इस प्रकार मानव विज्ञानियों ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में इस सिर या कपाल के आकार को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। कपालिक सूचकांक या जिसे हम कहते हैं शीर्ष सूचकांक के द्वारा सिर की आकृति का निर्धारण किया जाता है और इसके आकलन हेतु सिर की चौड़ाई में लंबाई का भाग देकर के उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। यानी कि सिर की जो चौड़ाई है उसमें लंबाई का भाग दिया जाता है और उसके बाद में उसे 100 से गुणा या मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो ये कपालिक सूचकांक जिसे हम सिर की चौड़ाई बट्टी सिर की लंबाई गुणा 100 करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही कपालिक सूचकांक कहलाएगा। क्रोबर महोदय ने कपाल सूचकांक के आधार पर ही मानव सिर को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है और ये जो विभाजन है उनमें सबसे जो पहला विभाजन है उसे हम कहते हैं लंबा सिर। लंबा सिर में उनको शामिल किया जाता है जिसका कपाल सूचकांक है ये 77 या इससे कम पाया जाता है, उसे हम लंबा सिर सूचकांक में लंबे सिर में शामिल करते हैं। मध्यम सिर में उन मानव को शामिल करते हैं जिसका कपाल सूचकांक 77 से 81 के बीच में पाया जाता है और चौड़ा सिर में उन मानव प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका कपाल सूचकांक 81 यानी 81 या इससे अधिक का हमें प्राप्त होता है। तो ये है क्रोबर महोदय ने इस कपाल सूचकांक के आधार पर सिर को 3 भागों में बांटा, लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। लंबा सिर वह होगा जिसका कपाल सूचकांक सबसे कम होगा और चौड़ा सिर वह होगा जिसका कपाल सूचकांक अधिक होगा यानी कि 81 या इससे अधिक होगा। यदि हम बात करें मानव के विकास की लेकर के तो पृथ्वी पर जो आदि मानव थे उनमें मुख्यतः जो कपाल था या खोपड़ियाँ थी ये मुख्य रूप से लंबी पाई जाती थी और बाद में जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे मानव प्रजातियों की जो खोपड़ी है ये चौड़ी होती गई। यानी कि शुरुआत में जब मानव की उत्पत्ति हुई तब उस समय उसकी खोपड़ी लंबी थी और जैसे जैसे मानव प्रजाति में निरंतर विकास होता गया वैसे वैसे इसकी जो लंबाई है ये तो कम होती गई और उसकी चौड़ाई अधिक होती गई। इस प्रकार पहले उत्पन्न जो भी पृथ्वी पर जो पहले उत्पन्न हुई थी प्रजातियां, उन प्रजातियों का सिर है वो लंबा और उसके बाद में जैसे जैसे मानव प्रजातियों का विकास हुआ उनका सिर अपेक्षाकृत चौड़ा है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कपाल सूचकांक का प्रयोग अधिक होने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जीवित या
मरे मनुष्य के कपाल लगभग समान होते हैं, उसमें कोई बदलाव हमें नहीं देखने को मिलता है। और विभिन्न आयु के स्त्री पुरुषों के कपाल सूचकांक में भी बहुत कम हमें अंतर देखने को मिलता है। निग्रिटो, निग्रो, अमेरिकन इंडियन, द्रविड़ आदि प्रजातियों के सिर है वो हमें लंबे देखने को मिलते हैं, जबकि मंगोल है वो चौड़ी सिर वाली मानव प्रजाति है। और मध्यम सिर वाली मानव प्रजातियों में जो शामिल है उसमें नॉर्डिक, बुशमैन, हॉटेनटोट ये मुख्य रूप से शामिल हैं मध्यम सिर वाली मानव प्रजातियों में। अब हम बात करते हैं मानव प्रजाति के वर्गीकरण का दूसरा प्रमुख आधार। पहला था शरीर का कद और दूसरा था सिर या कपाल का आकार, और तीसरा जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रमुख शारीरिक लक्षण है यह है बालों की बनावट। एडन महोदय के साथ साथ कई ऐसे हुए मानव विज्ञानी जिन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में बालों के बनावट को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। यानी कि एडन के अलावा कुछ ऐसे मानव शास्त्री हैं जिन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में बालों की बनावट को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बालों की बनावट पर जलवायु, लिंग, अवस्था यानी कि आयु, भोजन इनका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कद, जो मानव का कद है उस पर जलवायु, अवस्था, भोजन, स्वास्थ्य इनका हमें प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन बालों की बनावट है ये जलवायु, लिंग, अवस्था या भोजन से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। बालों की जो होती है बनावट वह मुख्य रूप से वंशानुगत या एक तरह से हम कह सकते हैं पैतृक हो सकती है, और ये वंशानुगत रूप से निरंतर आगे आने वाली संतानों में भी हमें बालों की बनावट देखने को मिलती है एक प्रजाति में। इसके अलावा बालों की जो आकृति है वह हम मुख्य रूप से हेयर इंडेक्स जिसे हम के सूचकांक कहते हैं उसके द्वारा निर्धारित करते हैं, जो बाल के ऊर्ध्व काट या क्रॉस सेक्शन में उसके व्यास का सूचक होता है। यदि हम बात करें विभिन्न मानव प्रजातियों में बालों की जो सूचकांक है, के सूचकांक है वह किस तरह का है, तो निग्रिटो प्रजाति में जो हेयर इंडेक्स है वह सबसे कम यानी कि 40, और मंगोल प्रजाति में जो हेयर इंडेक्स है वह सबसे अधिक यानी कि 80 है। इस प्रकार मानव प्रजातियों में निग्रिटो प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसका हेयर इंडेक्स निम्नतम पाया जाता है, जबकि मंगोल प्रजाति का जो हेयर इंडेक्स है वह सबसे अधिक पाया जाता है। और इन्हीं बालों की बनावट के आधार पर हम मानव प्रजातियों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि बालों की जो आकार है या आकृति है या उनकी कह सकते हैं बनावट है, इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो बाल है उसे हम कहते हैं छल्लेदार बाल यानी कि वूली हेयर या यूलोट्रेसी। ये जो बाल है ये बहुत उलझे हुए, घने और भेड़ के बाल के समान होते हैं, छल्लेदार होते हैं। यानी कि इसकी यदि हमें इस बाल की पहचान करनी हो तो इसके बाल बहुत उलझे होते हैं, घने होते हैं और भेड़ की जो बाल होते हैं उसकी तरह छल्लेदार होते हैं। जो बालों की दूसरी आकृति है, बनावट है, उसे हम कहते हैं लहरदार बाल यानी कि वेवी हेयर या सिमोट्रेची। ये बाल बहुत ही होते हैं पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं। जिस तरह से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और जो पानी की सतह पर ऊपर नीचे लहरें दिखाई देती है, ठीक इसी तरीके से लहरदार बाल होते हैं। और ये बहुत ही होते हैं पतले भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं और लहरदार होते हैं, इसीलिए हम इसे लहरदार बाल या सिमोट्रेची के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा प्रमुख बालों का बनावट का प्रकार है उसे हम कहते हैं सीधे बाल, जिसे हम कहते हैं लिसोट्रेची के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बाल है ये बहुत सीधे होते हैं, लंबे होते हैं और होते हैं कड़े, यानी कि ये मुलायम नहीं होते बल्कि आकृति में और इनका आकार भी सीधा होता है और ये होते हैं कड़े। इस प्रकार मानव की जो विभिन्न पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो रेसेज है या प्रजातियां हैं, उनके विकास के आरंभ काल में ही मनुष्य के जो बाल थे वो छल्लेदार थे। यानी कि
पृथ्वी पर शुरू में ही जब मानव प्रजाति का विकास हुआ था तो उनके जो बाल थे वो मुख्य रूप से छल्लेदार थे, किंतु जैसे जैसे मानव प्रजातियां विकसित होती गई, उनके शारीरिक लक्षणों का विकास होता गया, वैसे वैसे उनके बाल फिर लहरदार और लहरदार से सीधे होते गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले मानव प्रजातियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें हम शामिल करते हैं निग्रिटो और निग्रो प्रजातियों को, उनमें बालों की आकृति मुख्य रूप से छल्लेदार हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद में जो मानव प्रजाति उत्पन्न हुई थी, जिसे हम शामिल कर सकते हैं कॉकेशियन प्रजाति, इनके जो बाल है, इनकी आकृति लहरदार हमें देखने को मिलती है। और सबसे जो बाद में मानव प्रजाति का विकास हुआ उसे हम कहते हैं मंगोल प्रजाति, और इस मंगोल प्रजाति में हमें जो बाल है ये मुख्य रूप से सीधे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मानव प्रजाति के निर्धारण का जो चौथा प्रमुख तथ्य है, वह है नासिका आकृति, यानी कि नाक की आकृति। नाक की आकृति के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि नाक की आकृति भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नाक की आकृति का निर्धारण जो किया जाता है वह है नासिका सूचकांक या नेजल इंडेक्स के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और नासिका सूचकांक है, इसकी हम कैसे करते हैं गणना, इसलिए कि चौड़ाई और लंबाई के अनुपात को ये मुख्य रूप से नासिका सूचकांक है ये व्यक्त करता है। और नाक की चौड़ाई में नाक की लंबाई का भाग देकर के उसे जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें नेजल इंडेक्स या नासिका सूचकांक हमें प्राप्त होता है, यानी कि नाक की चौड़ाई में नाक की लंबाई का भाग देकर के उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हमें नासिका सूचकांक प्राप्त होता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हेडन ने नासिका सूचकांक के आधार पर मानव की नाक को 5 प्रकार बताए हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं बहुत ही पतली नाक, और ये जो नाक है इसमें नासिका सूचकांक है ये 55 से कम होता है। जिस नाक में नासिका सूचकांक 55 से 70 के बीच में होता है उसे हम कहते हैं पतली नासिका, और जिसमें नासिका सूचकांक 70 से 85 के बीच में होता है उसे हम कहते हैं मध्यम नासिका, और जहां हमें नासिका सूचकांक 85 से 100 के बीच में मिलता है उसे हम कहते हैं चौड़ी नासिका, और जिस में नासिका सूचकांक 100 से अधिक हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं बहुत ही चौड़ी नासिका, यानी कि बहुत चौड़ी नासिका है, उसमें नासिका सूचकांक है ये 100 से अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से जिस मानव प्रजाति में नाक बहुत ही पतली होगी उसका नासिका सूचकांक कम होगा, और जिस मानव प्रजाति की नाक सबसे ज्यादा होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, तो वहां हमें नासिका सूचकांक भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अब मानव प्रजातियों का यदि हम बात करें कि किस मानव प्रजाति की नाक चौड़ी है या किस मानव प्रजाति की नाक है वो विशेष रूप से पाई जाती है पतली, तो चौड़ी नासिका है ये मुख्य रूप से निग्रोइड प्रजाति की विशेषता है, यानी कि निग्रोइड प्रजाति में जो नासिका इंडेक्स है ये 100 से अधिक है, और ये मानव प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई थी। मंगोलियन प्रजाति है, इस प्रजाति की नाक की चौड़ाई है वो पाई जाती है मध्यम, जबकि कॉकेशियन और नॉर्डिक प्रजाति के जो लोग हैं उन लोगों में नाक है वो पतली पाई जाती है। नासिका सूचकांक कपाल सूचकांक की अपेक्षा कम स्थायी माना जाता है, यानी कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में यदि कपाल सूचकांक और नासिका सूचकांक की बात करें तो उसे हम कपाल सूचकांक को महत्वपूर्ण मान सकते हैं और नासिका सूचकांक को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी भी नाक में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं
मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो चौथा प्रमुख, पांचवा जो प्रमुख आधार है उसका बात करते हैं कपालधारी का। कपालधारिता मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कपालधारिता को एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, किंतु ये उतना अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि जीवित मनुष्य के कपालधारिता का मापन संभव नहीं है। यानी कि कपालधारिता का जो मापन है ये मृत शरीर की जो सिर है उसी के आधार पर हम इसका मापन कर सकते हैं। जीवित मनुष्य की कपालधारिता का जो अनुमान लगाना या मापन लगाना संभव नहीं है। मृत मनुष्य के कपाल या खोपड़ी में जल या तेल भर करके कपालधारिता को हम ज्ञात कर सकते हैं, सरसों का तेल भर करके। और सामान्यतः कपालधारिता का जो सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके शारीरिक आकार से होता है। यानी कि कपालधारिता का जो सीधा संबंध है ये मनुष्य के दो महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसका स्वास्थ्य तथा शारीरिक आकार से सीधा संबंध पाया जाता है कपालधारिता का। अब यदि हम बात करें नाटे कद की जो प्रजाति है जिसमें हम शामिल करते हैं निग्रिटो, नीग्रो और ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, इस प्रजाति की कपालधारिता कम पाई जाती है और इनकी जो औसत कपालधारिता है ये 1300 घन सेंटीमीटर है। जबकि कॉकेशियन और नार्डिक लोगों की जो कपालधारिता है ये हमें अधिक देखने को मिलती है और कॉकेशियन तथा नार्डिक प्रजाति के लोगों की जो कपाल औसत कपालधारिता है यह है 1450 घन सेंटीमीटर हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मानव प्रजाति के निर्धारण का छठा प्रमुख आधार या तत्व जिसमें हम शामिल करते हैं रंग। इसमें हम बालों के रंग को भी शामिल कर सकते हैं और त्वचा के रंग को भी शामिल करते हैं। तो विश्व में वर्तमान में जितनी भी पाई जाती है वर्तमान मानव प्रजातियां, इन मानव प्रजातियों की त्वचा, बाल तथा उनके आँखों के रंग में हमें असमानता देखने को मिलती है। यानी कि जितने भी मानव प्रजातियां हैं, मानव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनके त्वचा के रंग, बाल के रंग और आँखों के रंग में हमें एक समानता नहीं बल्कि विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। त्वचा के रंग पर मुख्य रूप से हमें जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तेज धूप के कारण त्वचा का रंग है ये हमें काला मिलता है, जबकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मानव प्रजातियों का जो या निवास करने वाले मानव की जो त्वचा का रंग है ये हमें काले से श्वेत दिखाई देता है। यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दोनों जाते हैं ध्रुवीय भागों की ओर वैसे वैसे हम मानव की त्वचा का जो रंग है ये काले से श्वेत होता जाता है। तो इस प्रकार से मानव की त्वचा पर सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है वो दिखाई देता है जलवायु का। जहाँ जलवायु सबसे ज़्यादा होगी, गर्म होगी, वहाँ की त्वचा का रंग भी काला होगा और जहाँ ठंडी जलवायु और अनुकूलतम जलवायु होगी वहाँ मानव का त्वचा का रंग श्वेत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मानव प्रजातियों की विकास अवस्था के अनुसार भी हमें त्वचा के रंग में अंतर देखने को मिलता है। मानव में जो सबसे पहले प्रजातियां विकसित हुई थी जिसमें हम शामिल करते हैं निग्रिटो और नीग्रो प्रजाति के लोग, इन लोगों का जो रंग है ये काला था और वर्तमान में भी ये जो जनजातियां हैं, मानव प्रजातियां हैं, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में जहाँ जहाँ निवास करती है वहाँ का तापमान ज़्यादा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए आज भी इन प्रजातियों का रंग हमें काला देखने को मिलता है। इसके पश्चात सफ़ेद या श्वेत वर्ण वाली जो प्रजाति है ये है मुख्य रूप से काकेशियन प्रजाति और सबसे अंत में पीले वर्ण वाली मंगोलियन प्रजाति अस्तित्व में है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले काले रंग वाली प्रजाति का उद्भव हुआ, उसके बाद में श्वेत वर्ण वाली मानव प्रजाति जिसे हम कहते हैं काकेशियन प्रजाति का विकास हुआ और उसके बाद में पीले रंग वाली यानी कि इनकी त्वचा का रंग पीला था उसे हम कहते हैं मंगोलियन प्रजाति। इसके अलावा बाल तथा आँखों के रंग के आधार पैतृक प्रभाव स्वरूप यानी कि मानव प्रजातियों के आँख तथा बालों पर उसके
पैतृक प्रभाव हमें देखने को मिलता है और ये प्रभाव हमें वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी भी हमें परिलक्षित होते हैं। अतः एक प्रजाति के लोगों में लगभग समान रंग के बाल और नेत्र हमें देखने को मिलते हैं। उत्तरी यूरोप में पाई जाने वाली नॉर्डिक प्रजाति के मानव की जो आंख है वह नीली और उनके बाल सुनहरे होते हैं, जबकि मध्य यूरोप में जो मानव प्रजातियां पाई जाती हैं उनके भूरे रंग हमें देखने को मिलते हैं, और अन्य मानव प्रजातियां हैं उनमें बाल और जो आंखें हैं वह हमें काले रंग की देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का सातवां प्रमुख जो आधार है उसे हम कहते हैं मुखाकृति, यानी कि मानव का जो मुख है उसकी आकृति किस प्रकार की है, ये भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। और मुखाकृति पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है वह हमें प्रभाव देखने को मिलता है सिर और जबड़े की बनावट कैसी है। सिर और जबड़े की बनावट है, इसके आधार पर हमें मानव की मुखाकृति देखने को मिलती है। सामान्यतः जिस मनुष्य का या जिस मानव प्रजाति का सिर लंबा होगा उसका चेहरा भी लंबा हमें देखने को मिलता है, और जिस मानव प्रजाति का सिर चौड़ा है या गोल है वहां हमें उनका मुख भी चौड़ा या गोल देखने को मिलता है। मनुष्य के जबड़े की बनावट में प्रागैतिहासिक काल से ही हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और प्रारंभिक काल में जो भी मानव प्रजातियां पृथ्वी पर जन्म लिया उनके जबड़े अधिक भरे हुए थे, जैसा कि निग्रो प्रजातियों में पाया जाता है। और जैसे जो जो बाद में प्रजातियों का उद्भव होता गया उन प्रजातियों में जबड़े का उभार है यह क्रमशः कम होता गया, और सबसे अंत में जो मानव प्रजाति का विकास हुआ था जिसे हम कहते हैं मंगोलियन प्रजाति, इस प्रजातियों के जबड़े आगे की ओर बहुत कम उभरे हुए हैं और काकेशियन मनुष्य के जबड़े हैं वो दबे हुए हमें देखने को मिलते हैं। यह है मुख्य रूप से मानव प्रजातियों की मुख्य आकृति की उसके शारीरिक लक्षणों में शामिल करते हैं, और इसके आधार पर भी हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण जो 7 प्रमुख तथ्य है उन तथ्यों को देखा था कि कौन कौन से जो मानव शरीर के लक्षण हैं जिसके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें शामिल है शरीर का कद का हमने अध्ययन किया, सिर या कपाल के आकार का हमने अध्ययन किया, बालों की बनावट, नासिका की बनावट, और कपालधारिता, रंग या रंग जो बाल का भी रंग हो सकता है, त्वचा का भी रंग हो सकता है और आंख का भी रंग हो सकता है, और मुखाकृति। इन 7 मुख्य जो आधार है उनका हमने अध्ययन किया, जिसके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में उनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न मानव प्रजातियों के अनुसार मनुष्य के जो होंठ और आंखों की जो बनावट है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है, यानी कि अब हम ये भी मान सकते हैं कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में होंठ की आकृति और नेत्र की आकृति, आंखों की बनावट, इन दोनों के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं। निग्रोइड और निग्रो ये जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक मानव प्रजातियां हैं, और इन मानव प्रजातियों के जो होंठ होते हैं वो होते हैं मोटे और उभरे हुए होते हैं, और जैसे जैसे जो जो प्रजातियां बाद में विकसित होती गई जिसमें हम काकेशियन और मंगोलियन प्रजातियों को शामिल करते हैं, इन प्रजातियों के होंठ है वो पतले होते गए। इसी प्रकार मानव प्रजातियों के निर्धारण में हम आंख की मुख्य रूप से बनावट का भी उपयोग करते हैं, यानी कि विभिन्न मानव प्रजातियां हैं, उन मानव प्रजातियों के आंखों की बनावट में भी हमें
अंतर देखने को मिलता है और आंखों की आकृति मुख्यतः ऊपरी पलक की भौहें या वलय की आकृति एवं आकार, निचली पलक की स्थिति तथा नेत्र के खुलने की सीमा आदि पर निर्भर करती है। और आंख के जो गोलक छिद्र की चौड़ाई लंबाई का प्रतिशत अनुपात नेत्र घातांक कहते हैं, जिसमें ऑर्बिटल इंडेक्स कहलाता है। जो ऑर्बिटल इंडेक्स है, ये ऑर्बिटल इंडेक्स निग्रिटो में 80 पाया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में निवास करने वाली काकेशियन प्रजाति मानव प्रजाति में ये 88 पाया जाता है, जबकि मंगोलॉइड प्रजाति जो कि सबसे बाद में मानव प्रजाति का विकास हुआ, उसमें इस ऑर्बिटल इंडेक्स का जो पाया जाता है वह 90 से 80 के मध्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम मानव के होंठ और उनके नेत्र की बनावट के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले मानव शरीर के लक्षणों का एक एक करके अध्ययन किया, और जो मुख्य रूप से यदि हम कहें तो लगभग 9 ऐसे शारीरिक लक्षण हैं जिसका उपयोग मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में किया जाता है, जिसमें शरीर का कद, सिर या कपाल का आकार, बालों की बनावट, नाक की आकृति, कपालधारिता, रंग या त्वचा, बाल का कहें, आँख का कहें, मुख की आकृति, इसके अलावा होंठ का आकार और आँखों की बनावट। इन मुख्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मानव शास्त्रियों ने किया है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।